बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्टार्स एकेडमी के ऑनलाइन एमडीकैट सेशन में खुशामदीद। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम C8 स्टार्ट कर चुके हैं और C8 के अंदर आज हमारी लास्ट क्लास हो रही है। यहाँ पर हमने बेंजीन और उसके कंपाउंड्स की बात करनी है। ये देखना है कि बेंजीन कौन कौन से रिएक्शंस देती है और उन रिएक्शंस के होने के पीछे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इन्वॉल्व्ड हैं। सिलेबस आउटलाइन की बात की जाए तो सबसे पहले हमें सिलेबस में बेंजीन के बारे में बताया गया है। फिर बेंजीन से आगे चलते हुए बेंजीन के रिएक्शंस हैं, लाइक बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे देती है, इसकी ऑक्सीडेशन कैसे होती है, हाइड्रोजनेशन कैसे होती है, और इसी तरीके से ऑर्थो, पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स क्या होते हैं, वो बेंजीन को कैसे एक्टिवेट करते हैं या डीएक्टिवेट करते हैं, इस बारे में बात होगी। सबसे पहले सिलेबस में बेंजीन का जिक्र किया गया है, तो मैं बेंजीन के बारे में कुछ फैक्ट्स आपके सामने रखूंगा कि बेंजीन है क्या। बेंजीन असल में एक कंपाउंड है जिसमें C6H6 6 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन हैं। बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल प्लेनर कहलाता है और इस स्ट्रक्चर के अंदर, जैसा कि आप जानते हैं, ये सूरत हाल होती है। बेंजीन के स्ट्रक्चर में 3 अल्टरनेट डबल बॉन्ड और 3 सिंगल बॉन्ड होते हैं। एक्सरे स्टडीज की बात की जाए तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स की जो लंबाई है, बॉन्ड लेंथ, वो 1.397 एंगस्ट्रॉम होती है। सही है जी बात। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स यहाँ पर 1.397 एंगस्ट्रॉम लंबाई के होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर जो सिंगल बॉन्ड है, आप जानते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड अगर एल्केन में पाया जाए तो वो होता है 1.54 एंगस्ट्रॉम का, और अगर वो एल्कीन में पाया जाए डबल बॉन्ड तो फिर वो होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम का, जिससे पता लग रहा है कि बेंजीन में बज़ाहिर तो अल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड नजर आ रहे हैं, लेकिन दरअसल ये डबल सिंगल बॉन्ड नहीं है, बल्कि इनमें रेजोनेंस पाई जाती है। तो बेंजीन की रेजोनेंस के हवाले से भी हमें यहाँ पर बात करनी चाहिए। बेंजीन के 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन 5 रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स में से 2 कैक्यूल स्ट्रक्चर हैं और 3 डिवार स्ट्रक्चर हैं। कैक्यूल स्ट्रक्चर्स मेजर कंट्रीब्यूटर्स का किरदार अदा करते हैं, जबकि डिवार स्ट्रक्चर्स माइनर कंट्रीब्यूटर हैं, बिकॉज दे आर नॉट फेवरेबल एनर्जेटिकली। मजीद बात करें तो बेंजीन की एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन जो होती है, एक्सपेक्टेड हीट ऑफ हाइड्रोजीनेशन, वो 3 डबल बॉन्ड्स की वजह से -358.5 किलो जाउल पर मोल आनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल वैल्यू आती है -208 किलो जाउल पर मोल। और ये इस बात का सबूत है कि बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल है और इस डिफरेंस को रेजोनेंस एनर्जी कहा जाता है। रेजोनेंस एनर्जी क्या है? डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ हीट एक्चुअली इवॉल्व्ड with that calculated on the basis of Kekule's formula। ये 150.5 आती है प्लस में किलो जाउल पर मोल। तो ये क्या है? ये बेंजीन की रेजोनेंस स्टेबिलिटी है, रेजोनेंस एनर्जी है। जितने ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर होते हैं उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। ये हो गई जी बेंजीन का एक ओवरव्यू। बेंजीन में फर्दर हमें यह भी याद रखना चाहिए कि अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, या फिर जिसे आप कहते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के मुताबिक
एटॉमिक ऑर्बिटल ट्रीटमेंट के मुताबिक अगर बात की जाए तो बेंजीन का एक हेक्सागोनल फ्रेमवर्क होता है जिसमें इस तरीके से एट एंगल ऑफ 90 पाई ऑर्बिटल्स बने होते हैं बिटवीन p ऑर्बिटल्स। सिग्मा फ्रेमवर्क के लिए sp2 हाइब्रिडाइजेशन इस्तेमाल की जाती है, जबकि पाई फ्रेमवर्क के लिए pz और pz या px जो भी आप कहना चाहें वो इस्तेमाल हो रहे हैं। इसी तरीके से आगे चलते हुए बेंजीन के बारे में अगर बात की जाए तो बेंजीन रिएक्शन नहीं करती KMnO4 के साथ और रिएक्शन नहीं करती ब्रोमीन वाटर के साथ। यहां पर यह बात भी मैं क्लियर करता चलूं अभी से कि जो एल्काइल बेंजीन्स होती हैं, एल्काइल बेंजीन्स, वो अगर KMnO4 से रिएक्ट करें तो KMnO4 का जो पिंक या पर्पल कलर जिसे आप कहते हैं वो डिस्चार्ज हो जाता है और यहां से COOH बनता है, यानी कि बेंजोइक एसिड। यहां ये बात भी अहम है कि एल्काइल ग्रुप कोई भी हो, यानी कि ये एल्काइल ग्रुप मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, एन प्रोपाइल हो सकता है, उन सब की ऑक्सीडेशन बेंजोइक एसिड में ही होगी और KMnO4 का एसिडिफाइड KMnO4 का पर्पल कलर डिस्चार्ज होगा। यानी कि KMnO4 की मदद से आप बेंजीन और एल्काइल बेंजीन में फर्क कर सकते हैं। बेंजीन KMnO4 से रिएक्ट क्यों नहीं करती या ब्रोमीन वाटर से रिएक्ट क्यों नहीं करती? ड्यू टू स्टेबलाइजेशन। इसकी वजह है बेंजीन का स्टेबल होना। बेंजीन की ऑक्सीडेशन का ये रिएक्शन हमारे सिलेबस में शामिल था, इसीलिए मैंने उसे यहां पर डिस्कस कर लिया है। अभी एक और छोटा सा रिएक्शन है तो उसे भी हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। बेंजीन के अंदर रेजोनेंस एनर्जी यानी कि रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन की वजह से बेंजीन में एडिशन रिएक्शंस जो होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं। सही जी, एडिशन नहीं होती। एल्कीन्स के तरीके से ये सिंपल एडिशन नहीं देते, लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन जो है वो उनके अंदर रेडीली हो जाती है। ये बहुत अहम बात है, इस पर बहुत ज्यादा बात की जा सकती है, लेकिन फिलहाल हम वक्त की किल्लत की वजह से सिर्फ इतना कह रहे हैं कि बेंजीन में एडिशन डिफिकल्ट है, सब्स्टिट्यूशन आसानी से हो जाती है। हालांकि बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड हैं, स्टिल बेंजीन सब्स्टिट्यूशन कर रही है। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि एक एटम को हटाकर उसकी जगह दूसरा एटम लग जाना। सही जी, मैं मिसाल दे देता हूं। ये बेंजीन है और बेंजीन के पास हर कार्बन, यहाँ पे ना ये सारे कोने कार्बन को जाहिर कर रहे हैं और हर कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। हम सिर्फ उसी को शो करते हैं जो हमें रिएक्शन में इस्तेमाल करना होता है। अब यहाँ पर अगर आप क्लोरीन डाल दें इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3 तो इस रिएक्शन की डिटेल तो हम देखेंगे ही। फिलहाल यहाँ पे Cl लग जाएगा और साथ HCl बन जाएगा। सही, तो आपने देखा क्या कि हाइड्रोजन चली गई, उसकी जगह क्लोरीन आ गया, तो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ना सैचुरेटेड कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी होते हैं और इस किस्म की रिएक्शन बेंजीन शो कर रही है। इससे पता लगता है कि बेंजीन जो है वो स्टेबल है, इट वांट्स टू बिहेव एज ए सैचुरेटेड कंपाउंड। अलबत्ता फिर भी सब्स्टिट्यूशन तो ये करता ही है, जिससे पता लगता है कि ये सैचुरेटेड कंपाउंड है, लेकिन फिर भी ये एडिशन कर सकता है। और बेंजीन में अगर आप 3 हाइड्रोजन डाल देंगे, कैटालिस्ट डाल देंगे, फॉर एग्जांपल निकल डाल दें या प्लाटिनम डाल दें, कंडीशंस वही जो आम हाइड्रोजनेशन की होती हैं, तो फिर यहाँ पर प्लाटिनम और 200 लिखा हुआ है किताब में, प्लाटिनम और हीट कर देंगे तो यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन बन जाएगी। ये भी हमारी किताब में शामिल था सिलेबस के अंदर के बेंजीन की हाइड्रोजनेशन कैसे होती है। तो अभी तक जो हमने टच किया है वो 3 हेडिंग्स हैं हमारी सिलेबस की। एक, बेंजीन का जनरल इंट्रो क्या है, दूसरा बेंजीन की हाइड्रोजनेशन के बारे में कुछ बताएं और बेंजीन की साइड चेन ऑक्सीडेशन के बारे में कुछ बताएं। तो साइड चेन ऑक्सीडेशन
और हाइड्रोजनेशन के बारे में हमने बात की। साथ हमने बेंजीन के जनरल ओवरव्यू देखा और उसमें देखा कि बेंजीन कौन कौन से रिएक्शन करती है। कुछ ऐसे रिएक्शन जो इसे सैचुरेटेड कंपाउंड साबित करते हैं और कुछ ऐसे रिएक्शन जो इसे अनसैचुरेटेड कंपाउंड साबित करेंगे। आगे चलते हुए अब हम बेंजीन का थोड़ा सा नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं, फिर आगे बात लेकर चलते हैं। बात चल रही है जी नॉमेनक्लेचर की। बेंजीन के नॉमेनक्लेचर के लिए हम एक बेंजीन ड्रॉ कर लेते हैं और उसमें एक गोल दायरा बना देते हैं। इसका मतलब है कि बेंजीन में रेजोनेंस शो की गई है। बेंजीन की जो 6 की 6 पोजीशंस हैं वो अलाइक हैं। पहला सब्स्टिट्यूएंट कहीं भी लग जाए, जहां पर पहला सब्स्टिट्यूएंट लगेगा आप उसे ही 1 पोजीशन कह देंगे, यानी कि नंबरिंग उधर से ही शुरू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पहला ग्रुप लगाता हूँ ए, जहां पर फंक्शनल ग्रुप लगा है, जहां पर सब्स्टिट्यूएंट लगा है, उसके साथ वाली पोजीशंस ऑर्थो कहलाती हैं, उसके बाद वाली पोजीशंस मेटा कहलाती हैं और उसके बाद वाली पोजीशन यानी कि सामने वाली पोजीशन को पैरा कहा जाता है। 2 ऑर्थो होते हैं, 2 ही मेटा होते हैं और एक पैरा होता है। जाहिर बात है 6 पोजीशंस हैं, एक पर अगर सब्स्टिट्यूएंट लग गया है तो बाकी 5 ही बचेंगी और उनमें 2 ऑर्थो हैं, 2 मेटा हैं, एक पैरा है। अच्छा, एक सब्स्टिट्यूएंट तो लग गया, सही हो गई बात। अब अगर दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो फिर क्या मामलात होंगे, ये लीजिए, ये मैंने दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगा दिया बी। अब जैसे ही मैं दूसरा सब्स्टिट्यूएंट लगाता हूं 3 रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता ये है कि ए यानी कि मेरा पहला सब्स्टिट्यूएंट और बी यानी कि मेरा दूसरा सब्स्टिट्यूएंट आर इन प्रायोरिटी लिस्ट। वो प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर है। प्रायोरिटी लिस्ट क्या है वो देखते हैं। प्रायोरिटी लिस्ट है COOH, CN, CHO, CO, CH3, OH, NH2, OR, R। ये है जी प्रायोरिटी लिस्ट। यहां पर लेफ्ट से प्रायोरिटी शुरू होती है। अगर ए और बी दोनों सब्स्टिट्यूएंट इस लिस्ट में से हुए तो आपने क्या करना है, आपने जो लेफ्ट साइड पर होगा उसे प्रेफरेंस दे देनी है। मिसाल को समझने के लिए मैं यहां पर नाम ले लेता हूं OH और COOH की। OH आप देख सकते हैं राइट साइड पर है, COOH लेफ्ट साइड पर है, तो प्रायोरिटी मिलेगी COOH को। तो आप COOH को 1 पोजीशन दे देंगे और 2 और 3। अब नंबरिंग उस तरफ से शुरू करनी है जहां से दूसरी ब्रांच करीब पड़ रही हो। तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी और साथ हो गया बेंजोइक एसिड। सही, और आप जानते हैं कि COOH की वजह से बेंजोइक एसिड हो जाता है, तो ये हो गया 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अच्छा, अब आगे चलते हैं। दूसरा रास्ता क्या हो सकता है कि ए और बी आर नॉट इन प्रायोरिटी लिस्ट। ए और बी दोनों इस प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। मिसाल के तौर पे हम बात करते हैं कि जनाब एक जो है वो आई है और एक Cl है, ऐसे हो गए दो। अब दोनों ही हैलोजन यहां पर नहीं है, तो फिर आपने क्या करना है, लास्ट नेम्ड substituent is given preference। तो जिसका नाम बाद में आता है ना, जिसका नाम अल्फाबेट में बाद से शुरू होता है, फॉर एग्जांपल क्लोरो C से शुरू होता है, आइडो I से शुरू होता है, तो बाद में कौन सा अल्फाबेट आ रहा है, I, तो आपने उसे प्रेफरेंस दे देनी है। प्रेफरेंस का मतलब उसे 1 नंबर दे देना है। अब 1 नंबर दे देंगे तो यहां से नंबरिंग में 2 आ गया, आप कहेंगे 2 क्लोरो आइडो बेंजीन। 2 क्लोरो आइडो बेंजीन हो गया। सही है जी बात, 2 क्लोरो आइडो बेंजीन। आपने प्रेफरेंस किसे दी, आइडो को। सही जी, प्रेफरेंस देने का मतलब उसे 1 नंबर देना है। पहले लिखना प्रेफरेंस नहीं होता, पहले लिखना प्रेफरेंस नहीं है। प्रेफरेंस वो होती है कि जिसे आपने नंबर 1 दिया है। लिखते आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, C पहले आई बाद में, लिखते अल्फाबेटिक ऑर्डर में है, लेकिन प्रेफरेंस का मतलब है कि नंबर 1 पर आपने किसे रखा है। तीसरा केस वो कहता है ए और बी प्रायोरिटी लिस्ट में हो तो ये रूल लगाएं, ना हो तो वो रूल लगाएं। लेकिन एक और बात भी है कि इफ
any substituent gives generic name, it takes priority. it will take कर लेते हैं जी, it will take priority. तो अगर एक कोई सब्स्टिट्यूएंट में से एक जो है वो कोई जेनेरिक नाम देता हो तो फिर आप उसे प्रेफरेंस दे देंगे। अच्छा, जेनेरिक नाम क्या होता है? जेनेरिक नाम की मिसाल समझ लेते हैं। OH जो है ना, ये अगर बेंजीन के साथ लग जाए तो इसे फिनोल कहते हैं। तो ये फिनोल है, आप इसे क्लोरीन यहाँ लगा दें तो अब OH फिनोल बना देता है। बेंजीन को ये जेनेरिक नाम है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड जेनेरिक नाम है, बेंजल्डिहाइड जेनेरिक नाम है, और एनिलीन जेनेरिक नाम है, टोलुइन जेनेरिक नाम है, बेंजोइक एसिड जेनेरिक नाम है। आप देख सकते हैं किताब में जो जो लिखे हुए हैं। तो जो जेनेरिक नाम देता है ना उसे 1 कहेंगे, बाकी वाले को सब्स्टिट्यूएंट कह देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2-क्लोरोफिनोल, 2-क्लोरोफिनोल हो जाएगा। इस तरीके से हो जाएगी बात। तो ये कुछ रूल्स हैं जिससे आप नाम लिख सकते हैं बेंजीन के डेरिवेटिव्स का, बेंजीन के कंपाउंड्स का। सही जी। ये भी याद रहे कि बेंजीन के साथ जो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन होती है ना उन्हें एरीन कहते हैं। सही जी। और बेंजीन में से अगर एक हाइड्रोजन निकाली गई हो तो इसे फिनाइल ग्रुप कहते हैं। सही जी। यानी कि C6H5 ये फिनाइल ग्रुप है। और अगर यहाँ पर कोई सब्स्टिट्यूएंट लग जाएगा ABCD कोई भी, तो फिर आप इसे एरीन कह देंगे। इस तरह पता होना चाहिए। चलें एक दो बातें यहाँ से हम और डिस्कस कर लेते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ चलेंगे। जी, तो आपके सामने हमने 2 मिसालें यहाँ पर लिख ली हैं। एक हमारा क्वेश्चन है और एक हमने समझने के लिए मिसाल यहाँ पर लिख ली। हम इस मिसाल को पहले हल करते हैं, फिर वापस आएंगे। हमने अभी तक जो इन्फॉर्मेशन ली है उसके मुताबिक अगर आपको कुछ ऐसे सब्स्टिट्यूएंट मिल जाएं जो कोई जेनेरिक नाम नहीं दे रहे और जो प्रायोरिटी लिस्ट में भी नहीं है, तो अल्फ़ाबेटिकली जो जिसका नाम बाद में शुरू होता है तो उसको आप रेफरेंस दे देंगे। यानी कि यहाँ पे ब्रोमो B से शुरू हो रहा है, क्लोरो C से शुरू हो रहा है, आइडो I से शुरू हो रहा है। तो ABCD के हिसाब से देखें अल्फ़ाबेटिकली तो I सबसे बाद में आता है, तो आप उसे प्रेफरेंस दे देंगे। 1 हो गया। अच्छा, जब आपने प्रेफरेंस दे दिया ना, अब मसला ख़त्म हो गया। प्रेफरेंस दे दी, एक को प्रेफरेंस देनी है, हर एक की प्रेफरेंस का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपने इसे 1 कह दिया तो अब जो कवानीन हैं, जो उसूल हैं, वो वही चलेंगे जो आम चलते हैं। यानी कि आपने देखना है कि अब नेक्स्ट ब्रांच कहाँ से करीब पड़ रही है। तो अगर मैं ब्रांच देखता हूँ 1, 2 और 3, ये क्लोरो जो है वो मुझे लगता है कि 3 पर होगा, मैंने इस तरह लिख लिया। और अगर मैं इस तरफ से आऊं तो 2, 3 ब्रोमो भी 3 पर आ रहा होगा। अब दोनों 3 पर आ रहे हैं तो अब फिर से मुझे रूल्स जज करने पड़ेंगे जो मैंने एल्केन्स और एल्कीन्स में पढ़े थे। अगला रूल ये था कि अगर जो ब्रांच है वो एक जितने फासले पर आ रही हो और आपने उसमें डिफरेंशिएट करना हो, तो अब की बारी डिफरेंशिएट करने के लिए आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में देखना पड़ेगा कि जो पहले आता है उसे आप पहले प्रेफरेंस देंगे। दोबारा से बता दूं जी कि पहले तो हमने बेंजीन के लिए एक स्पेशल रूल बनाया जो एल्कीन्स और एल्कीन्स में नहीं था। एल्कीन्स और एल्कीन्स में बात सीधी थी, अल्काइल हैलाइड हो, अल्कोहल हो, बाकी जितने भी कंपाउंड हैं उनमें बड़ा सीधा सीधा सा काम था जी। वो काम क्या था कि आपने देखना है कहाँ से ब्रांच करीब पड़ रही है, कहाँ से ज्यादा ब्रांचेस करीब पड़ रही हैं। अगर ब्रांचेस एक जितने फासले पर हैं तो आप देखते थे कि अल्फाबेटिकली जो पहले आता था, फॉर एग्जांपल अगर 3 पर इथाइल आ गया और 3 पर मिथाइल आ गया और कोई रास्ता नहीं है डिफरेंशिएट करने का, तो आप क्योंकि पहले आता है तो उस साइड से नंबरिंग शुरू कर लेते थे। बेंजीन के अंदर एक नया मसला है। बेंजीन के अंदर मसला यह है कि आपने नंबर 1 सब्स्टिट्यूएंट किसे कहना है। उसके लिए हमने कहा कि अगर 2 प्रायोरिटी ऑर्डर वाले ग्रुप लगे हों या ज्यादा 2 प्रायोरिटी ऑर्डर वाले ग्रुप लगे हों, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है आप उसे 1 कह दें। फिर हमने कहा कई दफा ऐसा भी होता है कि जो ग्रुप लगे हुए हैं वो प्रायोरिटी ऑर्डर में है ही नहीं, फिर क्या करें। फिर हमने कहा कि अल्फाबेटिकली जिसका नाम बाद से शुरू होता है ना, बाद वाले अल्फाबेट से शुरू होता है, उसे 1 कह दें।
और जैसे ही पहला रूल आपने लगा दिया ना, ये स्पेशल रूल बेंजीन का, तो उसके बाद बात आ गई, खत्म हो गई बेंजीन की। बेंजीन को और कोई स्पेशल रूल नहीं है बेंजीन का, बाकी रूल वही हैं जो आम ऑर्गेनिक कंपाउंड वाले हैं। और वो रूल क्या हैं कि आपने वही उसी तरीके से देखना है कहाँ से ब्रांच या ब्रांचेस करीब पड़ रही हैं। अगर दोनों ब्रांचेस एक जितने फासले पर हों और कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना हो, कोई और तरीका ना हो डिफरेंशिएट करने का, तो फिर आपने जो अल्फ़ाबेटिकली जल्दी आ रहा है उसे प्रेफरेंस दे देनी है, यानी कि उसे छोटा नंबर दे देना है। तो ये आई यहाँ पे 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा। तो इसका नाम आप लिखेंगे कि ये 3 ब्रोमो है, 5 क्लोरो है और आइडो बेंजीन है। सही जी। तो पहला स्पेशल रूल था, बाकी रूल वही एल्कीन्स वाले चल रहे हैं। इसी बात को लेकर चलते हुए मैं यहाँ पर चलता हूँ और मुझे ये बड़ा सारा मालिक्यूल नजर आया। मैंने इसका नाम रखना है, कैसे नाम रखूंगा? मुझे नजर आ रहा है कि दो तरह के ग्रुप्स हैं, एक वो जो प्रायोरिटी लिस्ट में है, एक वो जो प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं है। अच्छा, अगर एक प्रायोरिटी लिस्ट में हो, एक प्रायोरिटी लिस्ट में ना हो, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि एक जेनरिक नाम देता हो और बाकी जेनरिक नाम ना देते हों, तो जो जेनरिक नाम देता है उसे नंबर 1 कह देंगे। और मैंने कहा था सिर्फ नंबर 1 देने के लिए ही बेंजीन को स्पेशल रूल की ज़रूरत पड़ती है, इसके बाद कोई स्पेशल रूल नहीं है। वैसे ही नेमिंग करेंगे आप जैसे बाकी एल्केन्स, अल्कोहल्स, एल्डिहाइड्स और एसिड्स वगैरह की करते हैं। तो अब 1 तो आपको पता लग गया। जब 1 पता लग गया तो अगला रूल क्या है कि देखें कहाँ से ब्रांच या ब्रांचेस करीब पड़ रही हैं। मैं देखता हूँ इधर से क्या हालात है। 1 के बाद 2 3 4, एक ब्रांच 2 पर है, एक 4 पर है। ऊपर से देखते हैं 1 के बाद 2 3 4, ये तो सारी ही एक जितने फासले पर आ रही हैं। अगर कोई पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं है तो फिर क्या करना है, फिर आपने अल्फाबेटिकली देखना है कि कौन जल्दी आता है। तो ये बी, यहाँ पे ये बी से शुरू हो रहा है, वो आई से शुरू हो रहा है। जारी बात है कि बी अल्फाबेट्स में पहले आता है, तो आप कहेंगे 2 3 4 5 6 ऐसे हो जाएगा। अब मैं इसका नाम लिखूंगा तो इसमें 2 ब्रोमो होना चाहिए, 4 क्लोरो 6 आइडो होना चाहिए। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 6 आइडो, तो ये बन रहा है चार्ली ऑप्शन। 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 6 आइडोफिनोल। आप कह सकते हैं कि जी बीटा में भी तो यही कुछ लिखा हुआ है। तो हमने देखा था पहले भी कि भाई जब नाम लिखा जाता है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का तो वो अल्फाबेटिक ऑर्डर में लिखा जाता है, बी पहले, सी बाद में, आई उसके बाद में। सही जनाब। तो इस तरीके से 2 ब्रोमो 4 क्लोरो 6 आइडोफिनोल हमने यहाँ पर नाम रख दिया। ये थी एक एग्जांपल, एक ज़्यादा कम्प्लेक्स एग्जांपल हमने इसलिए कर ली कि जितने भी रूल्स हैं वो एक ही वक्त में जो है वो लग जाएं। आप एक्सरसाइज और कुछ एग्जांपल्स भी हैं जो देख सकते हैं। अब हमने जाना है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन की तरफ। जी, तो हम देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन। हमने आपके सामने हेडिंग्स डालनी, नेम कौन सा है, रिएक्शन का नाम क्या है, उसमें रिएक्टेंट कौन होगा, उसमें जो बेंजीन से रिएक्ट कर रहा है उसमें कैटलिस्ट कौन है, प्रोडक्ट क्या बन रहा है और इलेक्ट्रोफाइल का काम कौन कर रहा है। एक बात मैंने क्लियर कर दी है, इस पर आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए दे रहा है कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है। बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए देता है कि बेंजीन में रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन है और स्टेबिलिटी की वजह से वो एज ए सैचुरेटेड कंपाउंड बिहेव करता है। दूसरी बात, बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों देता है? बेंजीन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इसलिए देता है कि बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, उसके पास 3 डबल बॉन्ड है, उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन है। जैसे एल्कीन के पास पाई इलेक्ट्रॉन थे, तो जिसके पास पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देते हैं। एल्कीन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन देते थे। क्यों? क्योंकि उनके पास पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन कोई रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन नहीं है। बेंजीन भी इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है लेकिन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पाई इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन रेजोनेंस स्टेबिलिटी भी है, और रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से इट बिहेव्स लाइक ए सैचुरेटेड कंपाउंड। इस बात को आप जितना जल्दी जहन नशीन कर लेंगे उतना अच्छा रहेगा। बेंजीन रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से सब्स्टिट्यूशन,
और पाई इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन देता है। एल्कीन रेजोनेंस स्टेबिलिटी ना होने की वजह से एडिशन देता है और पाई इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो दे रहा है इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस। सही है जी बात, इसको याद रख लें। हम चलते हैं आगे, हम देखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हैलोजिनेशन, फिर देखेंगे नाइट्रेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, फिर हम देखेंगे सल्फोनेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ सल्फोनिक ग्रुप, फिर हम देखेंगे फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शंस, और इसमें बात होगी एल्काइलेशन की और एसाइलेशन की। सही है जी बात। रिएक्टेंट कौन कौन होंगे? हैलोजिनेशन में हैलोजिन हमारा रिएक्टेंट होगा। आगे चलते हैं, नाइट्रेशन में नाइट्रिक एसिड रिएक्टेंट होगा। सल्फोनेशन में सल्फ्यूरिक एसिड या फिर कई दफा सल्फर ट्राइऑक्साइड भी हमारा रिएक्टेंट होगा। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एल्काइल हैलाइड और एसाइलेशन में एसाइल हैलाइड, इसे कहते हैं जी एसाइल हैलाइड। सही जी, एसाइल हैलाइड सबको जनरली एसाइल हैलाइड कहते हैं, लेकिन अगर R की वैल्यू CH3 हो जाए तो फिर इसे एसीटाइल कहते हैं। तो इसको एसीटाइल कहते हैं, वैसे जनरली इसका नाम एसाइल है। सही है जी बात। कैटालिस्ट कौन है? यहां पर कैटालिस्ट है फेरिक क्लोराइड। नाइट्रिक एसिड के लिए सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट है, सल्फर ट्राइऑक्साइड के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड कैटालिस्ट है, जबकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए हमें चाहिए है ल्यूइस एसिड। ल्यूइस एसिड का मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, और वो है एल्यूमिनियम क्लोराइड। एल्यूमिनियम क्लोराइड हम सीख चुके हैं कि एल्यूमिनियम क्लोराइड ल्यूइस एसिड है। अगर किसी को याद ना हो तो आज भी याद कर सकता है, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। प्रोडक्ट क्या बनेंगे जी? यहां पर प्रोडक्ट बनेगा बेंजीन का डेरिवेटिव हेलो बेंजीन, हेलोजन डेरिवेटिव बन जाएगा। सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है, एक हाइड्रोजन निकला है और ये आकर लग गया है। सही जी बात। तो यहाँ पर H वो X आएगा और साथ HX भी सब्स्टिट्यूएंट से जो हाइड्रोजन निकला है वहां से HX बन जाएगा। यहाँ नाइट्रेशन से बनेगी नाइट्रोबेंजीन और साथ वाटर बन जाएगा। आगे चलते हैं, सल्फोनेशन से क्या बनेगा? सल्फोनेशन से बनेगी बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सही, यहाँ भी पानी बन जाएगा। अच्छा, अब आ गई एल्काइलेशन। एल्काइलेशन में क्या बन रहा है? एल्काइलेशन में बनेगी एल्काइल बेंजीन और साथ बनेगा HX। जो भी एल्काइल ग्रुप स्टार्टिंग मटेरियल में यहाँ पर होगा वही वहां लग जाएगा। और एसाइलेशन में एसाइल बेंजीन बनेगी। जैसा कि मैंने कहा कि अगर एसिटाइल ग्रुप लगा होगा तो फिर इसका एक खास नाम आ जाएगा और वो नाम है एसीटोफिनोन। लिख लेते हैं यहाँ जी, एसीटोफिनोन। सही जी। और यहाँ पर भी साथ तो वही HX बनना है। अब आते हैं ऑल इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल कौन है? यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल चाहिए। आपने पेज लाजमी देखना है 179, जहां पर लिखा हुआ है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन के लिए आसानी कोई नहीं है। बेंजीन बड़ी मुश्किल से रिएक्शन करता है। एल्कीन तो हल्के फुल्के इलेक्ट्रोफाइल से भी रिएक्शन कर लेते थे। बेंजीन को एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल चाहिए जो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को तोड़कर रिएक्शन कर सके। और रिएक्शन करने के लिए जब एक पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल चाहिए तो वो पावरफुल इलेक्ट्रोफाइल कोई मजबूत, वाकई मजबूत होना चाहिए। नाम का मजबूत नहीं, काम का मजबूत होना चाहिए। और काम का मजबूत इलेक्ट्रोफाइल है X पॉजिटिव। सही जी बात। 179 पेज पे ना दूसरी लाइन में वर्ड लिखा हुआ है न्यूक्लियोफाइल। वो न्यूक्लियोफाइल गलत है, वहां पे वर्ड इलेक्ट्रोफाइल होना चाहिए, उसे चेंज कर लेना है आपने। अच्छा जनाब, तो यहाँ पर NO2 पॉजिटिव है, यहाँ पर SO3 है, यहाँ पर हमारे पास R पॉजिटिव है और यहाँ पे RCO
पॉजिटिव। तो ये जितने भी इलेक्ट्रोफाइल थे वो मैंने लिख दिए। इस तरीके से हमने 5 मैकेनिज्म्स देखे हैं, आपके सामने लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ बेंजीन में इन्हीं 5 की हमने बात करनी है। हम अब ये जो आपके सामने लिखा हुआ है इसे गो थ्रू कर लें। और यहाँ पर जो सल्फ्यूरिक एसिड फॉर एग्जांपल इस रिएक्शन के अंदर देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पर कैटालिस्ट का काम करता है और वो इस रिएक्शन को एक्टिवेट करके वाटर रिमूव करता है नाइट्रिक एसिड से और उससे NO2 पॉजिटिव बनाता है जो कि इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। अहम इंफॉर्मेशन है। इसी तरीके से बाकी में आपने देखा यहाँ पे एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है वो काम कर रहा है एज ए ल्यूइस एसिड, वो R पॉजिटिव बनाने में मदद दे रहा है, RCO पॉजिटिव बनाने में मदद दे रहा है। ये सारी बातें देखें आप। हम कुछ सवाल देखते हैं और फिर इंशाल्लाह आगे की तरफ चलेंगे। ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, इसी तरीके से मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं और कौन से ज्यादा अच्छे हैं बाकी सबके मुकाबले में। तो ये कुछ रिएक्शंस आ गए जी हमारे सामने। पहला सवाल हम यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि रिएक्टेंट यूज्ड इन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इज, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस कराया जाता है और उसके लिए रिएक्टेंट होता है एसाइल हैलाइड। और यहाँ पर एसाइल हैलाइड हमें नजर आ रहा है चार्ली ऑप्शन में, तो हमने इसे टिक कर लिया कि एसाइल हैलाइड यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन करवा रहा है। आगे चलते हैं जी। व्हेन प्रोडक्ट ऑफ फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इज टोलुइन, टोलुइन बनानी पड़ेगी हमें। टोलुइन होती है कि अगर बेंजीन के साथ CH3 लग जाए, तो अगर प्रोडक्ट ये है तो बताएं कि स्टार्टिंग मटेरियल क्या होगा। जाहिर बात है कि अल्काइल ग्रुप इंट्रोड्यूस हुआ है तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी और एल्काइलेशन के लिए स्टार्टिंग मटेरियल RX होता है। तो मेरे हिसाब से तो ये मिथाइल क्लोराइड होना चाहिए ताकि ये जो मिथाइल ग्रुप है वो यहाँ पर आकर लग जाए। तो ऐसा ऑप्शन हमें चार्ली में नजर आ रहा है, मिथाइल क्लोराइड। मजीद आगे चलते हैं। अ रिएक्शन दैट शोज द अनसैचुरेटेड नेचर ऑफ बेंजीन, हमने देखा कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं वो बेंजीन के सैचुरेटेड बिहेवियर को शो करते हैं। तो यहाँ पर जो अल्फा ऑप्शन है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, बीटा ऑप्शन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, डेल्टा सल्फोनेशन है वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। तो चार्ली ही बचा। हम चार्ली को हल भी करके देख लेते हैं। असल में होता यह है कि बेंजीन जब 3 क्लोरीन से मिलती है सनलाइट की मौजूदगी में तो फिर रिएक्शन होता है। उस रिएक्शन का नाम क्या है? उसका नाम है हेलोजिनेशन और ये प्रोसीड करती है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से, बिल्कुल एल्केन के तरीके से। जैसे एल्केन आपने पढ़े हुए हैं पहले, तो वो तरीका चलता है और यहां से बन जाता है हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन। बिल्कुल इसी तरीके से इससे मिलता जुलता एक और रिएक्शन देख लें। वैसे ये मैं बता दूं कि ये बेंजीन के अनसैचुरेटेड बिहेवियर को शो कर रही है। अब जो मैं रिएक्शन लिख रहा हूं उसका बेंजीन के अनसैचुरेटेड नेचर से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर भी वो रिएक्शन इसलिए लिख रहा हूं कि चैप्टर में मिलते जुलते कुछ रिएक्शंस मौजूद हैं। तो क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ FeCl3, इससे क्या प्रोडक्ट बनता है? इससे प्रोडक्ट बनता है क्लोरोबेंजीन। एक बात हो गई। क्लोरीन इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट से हेक्सा क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन। दूसरी बात हो गई, ये सैचुरेटेड बिहेवियर का रिएक्शन है, ये अनसैचुरेटेड बिहेवियर का रिएक्शन है। इनको छोड़ दें, एक तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात क्या है कि अगर आपके पास एल्काइल बेंजीन हो और आप उसे क्लोरीन से मिलाएं सनलाइट की मौजूदगी में तो एल्काइल ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन शुरू हो जाती है। मैंने पहले कहा कि इसका बाकी दो से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये अपनी जगह क्योंकि इस चैप्टर में लिखा है तो हमें देखना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ से जनाब एक तो बनता है CH2Cl पहली बारी, उससे बनता है फर्दर रिएक्शन से CHCl2 और उससे बनता है फर्दर रिएक्शन से CCl3। पहले को कहते हैं बेंजाइल क्लोराइड, दूसरे को कहते हैं बेंजल क्लोराइड और तीसरे को कहते हैं बेंजो ट्राई क्लोराइड। तीन हो गए, बेंजाइल,
बेंजल, बेंजो ट्राइक्लोराइड। सही जी, तो ये हैं तीन, एक अलग से रिएक्शन है, ये सनलाइट की मौजूदगी में क्लोरीन से होता है विद टॉल्यूइन। सही जनाब, तो ये थे कुछ रिएक्शंस। इन रिएक्शंस के साथ अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे ऑर्थो पैरा और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं। साथ साथ बेंजीन की जो साइड चेन ऑक्सीडेशन है वो हमने पहले ही देख ली है। हमने हेडिंग लगा ली है जी 2-4 डायरेक्टिंग ग्रुप्स और 3-5 डायरेक्टिंग ग्रुप्स। 2-4 डायरेक्टिंग ग्रुप्स को कई दफा हमारी किताब में भी जैसे ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर, जबकि 3-5 डायरेक्टिंग ग्रुप्स को मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप का नाम दिया गया है। अच्छा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो होते हैं ना जी, ये यूजुअली आमतौर पर एक्टिवेटर होते हैं। एक्टिवेटर का मतलब है ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को बढ़ाते हैं। यानी कि अगर कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा होगा ना, तो फिर बेंजीन से ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा वो कंपाउंड। इस पर हम बात कर भी लेंगे अभी। एक मिसाल याद रख लें, एक्सेप्शन। एक्सेप्शन इसमें जो है ना वो है हेलोजन। हेलोजन के साथ प्रॉब्लम ये है कि हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। यानी कि अगर ये बेंजीन के साथ लगा हो, फॉर एग्जांपल हम अलग से लिख लेते हैं क्लोरोबेंजीन, तो क्लोरोबेंजीन जो है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है। यानी कि अगर कोई सेकंड सब्स्टिट्यूएंट आएगा तो इसकी कोशिश होगी कि वो या तो ऑर्थो पर लग जाए या फिर पैरा पर लग जाए। ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर है। और लेकिन दूसरा मसला क्या है कि ये डीएक्टिवेटर है, यानी कि ये बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम करती है। यहाँ पर मैं ये भी बताता चलूँ, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे ऐसे हैं जिन्होंने ये वाली बात नहीं सीखी होगी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टर काम कैसे करता है। देखें जरा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर का काम ये होता है, फॉर एग्जांपल मैं OH लगा लेता हूं एज ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, तो OH के पास ना लोन पेयर होता है। वो लोन पेयर वो रिंग को दे देता है, डोनेट इलेक्ट्रॉन टू दी बेंजीन रिंग। जैसा आपने किताब में पढ़ा है कि ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टर डोनेट इलेक्ट्रॉन्स टू दी बेंजीन रिंग, देयर बाय फैसिलिटेट द अटैक ऑफ अटैकिंग इलेक्ट्रोफाइल एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन। तो वो क्या करते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन अंदर आते हैं तो ये डबल बॉन्ड कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और इस तरीके से नेगेटिव चार्ज आ जाता है ऑर्थो पर। फिर ये नेगेटिव चार्ज आगे मूव करता है और पैरा पर आ जाता है। तो आपने देखा कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं बेंजीन रिंग को, जिस वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। नेगेटिव चार्ज आने की वजह से जब इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी आएगी, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी आएगी, तो फिर वो क्या कोशिश करेगी कि वो ऑर्थो और पैरा पर जुड़े। सही जी, तो इस तरह ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देकर एक्टिवेटर का काम करते हैं, सिवाय एक के। कौन? हेलोजन। हेलोजन के साथ क्या प्रॉब्लम है कि वो ऑर्थो और पैरा तो है, वो इलेक्ट्रॉन तो देता है बेंजीन रिंग को, लेकिन वो डीएक्टिवेटर है, वो बेंजीन की रिएक्टिविटी को कम कर देता है। अच्छा जनाब, अब ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की कुछ खसूसियात हो जाएं जिनसे हम पहचान सकें। तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के पास लोन पेयर होगा जी, वो इलेक्ट्रॉन रिच होंगे, उनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, उनके पास नेगेटिव चार्ज होगा आमतौर पर। सही जी, तो लोन पेयर होना तो मस्ट है जी, इसके बगैर तो काम चलने नहीं लगा। चलें फिर देखते हैं कि कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या हैं। OR, सही जी। OH, ये भी सही लग रहा है। NH2, ये भी सही लग रहा है। हेलोजन सारे के सारे, बहुत सारे लोन पेयर होते हैं जी इनके पास तो। और R अकेला, R जो है ना एल्काइल ग्रुप, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं होता, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिच है और फिर भी ये इसी वजह से ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप का काम करता है। अब जारी बात है कि कुछ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ज्यादा अच्छे होंगे, ज्यादा एक्टिवेटर होंगे, कुछ कम अच्छे होंगे, कम एक्टिवेटर होंगे, तो उनके लिए हम अभी एक लिस्ट बना भी लेंगे। फिलहाल हम चलते हैं 3-5 डायरेक्टिंग ग्रुप यानी कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप क्या होते हैं। तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स
यूजुअली होते हैं डीएक्टिवेटर, वो इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं। बेंजीन रिंग से कैसे इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इस बात को समझने के लिए हम यहाँ मिसाल देते हैं। जैसे हमने ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप की मिसाल देखी, सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड एच, यहां से ये डबल बॉन्ड इधर जाए तो ऑक्सीजन पर आगे इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो इलेक्ट्रॉन ले लेता है। जब इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे ऊपर तो यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, इधर डबल बॉन्ड सी ओ पर नेगेटिव एच। अब ये पॉजिटिव भी अंदर मूव कर सकता है, और जब ये पॉजिटिव अंदर सर्कुलेट करेगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाता है और CO नेगेटिव H। आपने गौर किया कि और 3,5 डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं वो बेंजीन्स, दे विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दी बेंजीन रिंग। जब इलेक्ट्रॉन्स बेंजीन रिंग से चले जाएंगे तो बेंजीन रिंग की ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर पॉजिटिव आ जाएगा। अब जब कभी किसी इलेक्ट्रोफाइल ने आना है तो उसने सोचना है कि भाई रिएक्शन किधर करूं मैं, ऑर्थो और पैरा पर तो पॉजिटिव है, तो फिर वो मजबूरन वो 3 या 5 पोजीशन पर जाएगा, यानी कि मेटा पोजीशंस पर जाएगा। सही, इस तरीके से ये काम होता है। तो ये भी आपके सामने मैंने लिखकर बता दिया। ये हैं 3, 5 या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स। और कुछ मशहूर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स जो हैं वो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने चाहिए या उन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेटिंग होने चाहिए। चलें फिर किताब से कुछ मिसालें देखते हैं। ऐसी मुझे मिसालें याद आ रही हैं COOH की, मिसाल याद आती है सायानाइड की या नाइट्राइल जिसे आप कहते हैं, मिसाल याद आती है CHO की, और इस तरीके से और भी मिसालें आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल SO3H बड़ी अच्छी मिसाल है, और इसी तरीके से NO2 भी इसी तरह की मिसाल है। अच्छा, अब फिर हमारे जिम्मे काम क्या लग गया? हमारे जिम्मे काम ये लगता है कि हम एक फहरिस्त बना लें, लिस्ट बना लें कि कौन से अच्छे एक्टिवेटर हैं और कौन से डीएक्टिवेटर हैं, कौन से ग्रुप एक्टिवेट करते हैं बेंजीन को और कौन से डीएक्टिवेट करते हैं। अच्छा जी, तो इसके लिए फहरिस्त बनाते हैं। ये आपके सामने हमने फहरिस्त बना ली है जी। मैं बताता चलो यहाँ पर कि ये फहरिस्त काम कैसे करती है। आप देख सकते हैं कि सेंटर में हमारे पास तकरीबन बेंजीन है और उससे पीछे हमें नजर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स, यानी कि ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। यहाँ पर क्लोरो भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, जबकि 3 मिसालें हमने दी हैं मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप वाले कंपाउंड जो ग्रुप हैं वो लगे हुए हैं बेंजीन के अंदर। अब ये जो ऑर्डर है ये हमारा कहलाता है रिएक्टिविटी ऑर्डर। सही जी, इसे हम क्या कह रहे हैं? रिएक्टिविटी ऑर्डर। इसका मतलब ये है कि अगर आपको ऐसा सवाल आ जाए, जैसा कि आपको एक्सरसाइज के अंदर एक सवाल देखने को मिला है, एक्सरसाइज के अंदर एक सवाल ऐसे है जिसमें वो कहता है कि विच ऑफ दीज कैन बी मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड, किसके अंदर सल्फोनेशन, सल्फोनिक ग्रुप की इंट्रोडक्शन सबसे आसान है। आपको एक कंपाउंड देता है और वो कहता है कि जनाब उसमें ऑप्शन जो है ना, एक बेंजीन फॉर एग्जांपल बना लेते हैं, एक हम OH लगा लेते हैं, एक हम क्लोरोबेंजीन लगा लेते हैं, एक हम नाइट्रोबेंजीन लगा लेते हैं। वो कहता है विच ऑफ दीज कैन बी मोस्ट रेडिली सल्फोनेटेड, इनमें से सबसे जल्दी सल्फोनेशन किसकी होगी। तो अब ये सवाल है रिएक्टिविटी का। वो पूछ रहा है कि कौन ज्यादा रिएक्टिव है, कौन कम रिएक्टिव है। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें रिएक्टिविटी ऑर्डर देखना है। अब हम देखेंगे कि बेंजीन क्लोरोबेंजीन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव है और क्लोरोबेंजीन नाइट्रोबेंजीन के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव है, यानी कि रिएक्टिविटी के हिसाब से नाइट्रो की रिएक्टिविटी तो बड़ी स्लो है, इसे तो आसानी से सल्फोनेट नहीं किया जा सकता। फिर क्लोरो है और क्लोरो के बाद आता है बेंजीन खुद, और रिएक्टिविटी में फिनोल जो है वो ज़्यादा अच्छी है। तो फिनोल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होने की वजह से, या फिर फॉर एग्जांपल अगर टॉलुइन की मिसाल दे दें हमें, तो फिर वो जो है वो ज़्यादा जल्दी सल्फोनेट हो सकते हैं। उनके अंदर सब्स्टिट्यूएंट का डालना रिलेटिवली आसान है एज कंपेयर टू आप इनकी बात करें। सही है जी, अगर हमें एनिलीन दिया होगा तो हम उसे टिक करेंगे,
बाकी सब के मुकाबले में, फिनॉल इन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, टॉलुइन आगे वालों से ज़्यादा रिएक्टिव है, बेंजीन उससे आगे वालों से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इस तरह ये साइंस चल रही है। सही है जनाब। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर जो है ये एक्टिविटी ऑर्डर है, यानी कि ये वाले जो ग्रुप हैं दे आर स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग, वो बेंजीन रिंग को ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप के तौर पे बहुत ज़्यादा एक्टिवेट करते हैं, जबकि ये सारे ग्रुप डीएक्टिवेट करते हैं। हमने पढ़ा कि क्लोरीन जो है उसका डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट है और ये एक एक्सेप्शन है, क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग भी है और ये डीएक्टिवेटर भी है। इस टॉपिक के हवाले से भी हमें कुछ सवाल देखने चाहिए, तो कुछ सवाल देखते हैं जी, फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। जी, तो कुछ और सवाल हमने लिख लिए, 3 सवाल हैं। पहला सवाल देखें, ऑल ऑफ दीज आर ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एक्सेप्ट। अच्छा, इन सब में सारे ही जो ना ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है सिवाय एक के। हमें कैसे पता लगेगा कि कौन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है? तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप जो ना दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी, उनके पास लोन पेयर हो सकता है, वो इलेक्ट्रॉन देने की उनके पास सलाहियत हो सकती है, जबकि जो पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन विड्राइंग स्पीशीज होती हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती हैं, वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप आमतौर पर नहीं होते। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन जो है उसके 3 बॉन्ड बने हुए हैं, उसके पास एक लोन पेयर होगा। नाइट्रोजन का एक हाइड्रोजन से, एक आर से और एक बॉन्ड इधर, तो एक लोन पेयर है। नाइट्रोजन के यहाँ पर भी 3 बॉन्ड हैं, इसके पास लोन पेयर है। जबकि NR3 में अगर आप देखें तो नाइट्रोजन के 3 और एक 4 बॉन्ड बने हुए हैं और इस पर पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से पता लगा कि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं होगा, बल्कि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। आगे चलते हुए इसी तरह का एक और सवाल, ऑल आर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स एक्सेप्ट। इनमें से कौन सा मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है? तो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप ना इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट करने की सलाहियत होती है, और इस बात को समझाने के लिए ही मैंने ये सवाल यहाँ पर लिखा है। आप देखें कि जो बॉन्ड इमीडिएटली कनेक्टेड है ना बेंजीन के साथ, उसके साथ C डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, तो इमीडिएटली जब डबल बॉन्ड आ जाता है तो वो इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। तो अल्फा, बीटा और चार्ली तीनों मेटा डायरेक्टिंग है, जबकि ये तो अल्काइल ग्रुप है, और हम जानते हैं कि अल्काइल जो है ना वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। सही है जी बात। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है जी, द चेंज इन ज्योमेट्री ऑफ C1, ये जो है ना C1 है, ये कार्बन नंबर 1 है, इस कार्बन की बात हो रही है जी, इस कार्बन की बात हो रही है। वो कहता है कि इसकी जो ज्योमेट्री है वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसका मैकेनिज्म यहाँ पर दिखाया गया है, उसमें कैसे चेंज हो रही है। तो पहला ऑप्शन है, बल्कि देख लेते हैं पहले, इस पे ही बात कर लेते हैं ताकि ऑप्शंस देखने की बजाय हम कॉन्सेप्ट को अपने क्लियर कर सकें। तो यहाँ पर ना इस कार्बन के अंदर आप देखें तो इसने 3 सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड। तो हमने क्या फार्मूला रखा हुआ है? हमने फार्मूला रखा हुआ है कि आपने सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करने हैं। तो कार्बन यहाँ पर मौजूद है और उसकी वैलेंसी, उसके पास 4 वो बॉन्ड बना सकता है। उसने 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए हैं, एक हाइड्रोजन के साथ, एक कार्बन के साथ, एक कार्बन के साथ, और एक पाई बॉन्ड बनाया है। अगर कार्बन 3 सिग्मा बॉन्ड बनाए और उसके पास कोई लोन पेयर ना हो, जैसा कि आमतौर पर होता भी नहीं है, तो फिर उसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp2। तो यहाँ पर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन है sp2, और यहाँ पर भी ऐसा ही स्ट्रक्चर है, तो यहाँ पर भी sp2 होगी। बस एक फर्क इधर आता है, यहाँ पर कार्बन अपना डबल बॉन्ड तोड़कर 4 सिंगल बॉन्ड बनाता है, एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, एक कार्बन के साथ, एक और कार्बन के साथ, और एक इलेक्ट्रोफाइल के साथ। तो 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। 4 सिग्मा बॉन्ड हो तो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाती है। 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड हो तो sp2। कार्बन के पास लोन पेयर आमतौर पर नहीं होता। तो जनाब sp2 हाइब्रिडाइजेशन की जो शेप है वो प्लेनर होती है, sp2 की शेप प्लेनर होती है, जबकि sp3 की टेट्राहेड्रल होती है। तो हमारे पास ऑप्शन ऐसा होना चाहिए जिसमें प्लेनर टेट्राहेड्रल हो। तो ये मुझे चार्ली में नजर आ रहा है, इसलिए मैंने चार्ली ऑप्शन टिक कर दिया। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको मैकेनिज्म्स को एक बार अच्छे तरीके से देखने की, और बाकी तो मुश्किलात मुझे लगता है कोई ख़ास नहीं है, यही सबसे बड़ी मुश्किल है। इस मुश्किल को इंशाल्लाह आप हल करें, बाकी कोई मुश्किलात अगर होंगी तो हम उन्हें देखते रहेंगे। आज की बात यहीं पर मुकम्मल होती है जी। इसके साथ ही हमारा यूनिट C8 जो है, यूनिट 8 नहीं कहूँगा, C8 जो है स्टार्स के सिलेबस के मुताबिक वो मुकम्मल हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छा टेस्ट देंगे, बुक की लाइंस को रीड करें
उनमें छुपे हुए मतलब को समझें, तो आप इंशाल्लाह ज़्यादा अच्छा पेपर हल कर सकते हैं। इसके साथ ही जी आज की बात ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।